देखो, जीएसटी की सबसे पहले वेबसाइट है, उसका नाम है gst.gov.in। ओके, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न। यानी जीएसटी में क्या है, मंथली रिटर्न भी भर सकते हो और क्वार्टरली भी भर सकते हो, आपको पता ही है। मंथली रिटर्न किसको भरना होता है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो। और क्वार्टरली रिटर्न किसको भरना है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। ठीक है, भले आपका 5 करोड़ से कम है, पर अगर आप मंथली में जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। अब दो रिटर्न है ना, वो सबसे जो समझने जरूरी है, एक GSTR 1 और एक 3B। ठीक है, तो अपने आज है ना GSTR 1 समझेंगे। अपने अभी क्या समझेंगे, GSTR 1। GSTR 1 क्या है, वो है, उसमें क्या होता है, सेल्स और सेल्स रिटर्न डालने का। जितनी भी आपने माल बेचा है या जितना भी आपको माल रिटर्न आया है, एक एक बिल वाइज डालना है। क्या करना है, बिल वाइज डालना है। जैसे अभी नवंबर खत्म हुआ ना, तो उसका लास्ट डेट है 11 दिसंबर। देखो, दिख रहा है आपको, 11 दिसंबर डेट दिख रही है। और लिखा भी हुआ है टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ और ऑप्टेड टू फाइल मंथली रिटर्न। मतलब अगर आपका 5 करोड़ से कम है, पर तो भी आप मंथली में जा रहे हो, तो भी ये आएगा। क्लियर। अब GSTR 1 जो होता है वो और 3B में पहले फर्क क्या है वो देखते हैं। तो एक एक्सेल शीट में ओपन करूंगा। जो आपका GSTR 1 है ना, उसमें आपका आएगा सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, और जो GSTR 3B है ना, उसमें आपका आएगा सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेस, परचेज रिटर्न। चारों चीजें आ जाएगी। जो GSTR 1 है ना, वो बिल वाइज भरा जाता है। कैसे भरा जाता है, और जो ये जो GSTR 3B है ना, ये टोटल भरा जाता है। कैसे भरा जाता है, टोटल मतलब, जैसे मान लो आपके पूरे बिल वाइज, मतलब क्या, मान लो आपके पूरे महीने में 500 बिल आए, तो 500 के 500 आपको GSTR 1 में डालने पड़ेंगे। पता चल रहा है। और 3B में क्या होगा, वो 500 बिल का टोटल आ जाएगा। यानी 3B में बिल वाइज डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि ये मैं बिल लाया हूं एक क्लाइंट के। ठीक है, अब जैसे इसके है ना, इसके ये सब बिल है। अब जितने भी बिल है ना, मुझे सबके सब डालने पड़ेंगे। एक एक बिल, किस पार्टी को माल बेचा है, कौन सी तारीख को माल बेचा है, कितनी अमाउंट में माल बेचा है, क्या HSN कोड है, सब डालना पड़ेगा। यानी अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि एक एक बिल कैसे डाल सकते हैं। एक एक बिल डालेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा। मान लो अगर 1000 बिल हो या 2000 बिल होगा, तो बहुत हार्ड हो जाएगा डालना। तो टैली अगर कोई यूज करता है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता है ना, उसमें क्या डायरेक्ट हो जाता है। उसमें कैसा हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। आपको खाली ये एंट्री करनी है टैली में, जो आप सेल्स की एंट्री की होगी ना आपने अभी की, पता नहीं, फाइल की एंट्री की है, परचेज सेल की 21 की, और एक फाइल भी दी होगी। हाँ, PDF फाइल थी। हाँ, उसमें परचेज और सेल्स के बिल थे ना। यहाँ 21 एंट्री आपने की। अब वो 21 एंट्री आपने की, उसमें सेल्स आपकी आई होगी, तो वो सेल्स का डेटा ऑटोमेटिकली GSTR 1 में चला गया। पर आपके पास लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। पता चला आपको, तो ही आपका डेटा उसमें जाएगा, वरना जाएगा नहीं।
अब छोटे छोटे क्लाइंट्स में क्या होता है, छोटे छोटे क्लाइंट्स में ऑटोमेटिकली ना क्या बोलते हैं, मतलब ऑटोमेटिक छोटे छोटे क्लाइंट्स में कोई टैली में एंट्री नहीं करता है, वो क्या करेगा डायरेक्टली वेबसाइट पे डाल देगा। मान लो किसी के महीने के 3 ही बिल आ रहे हैं, 3 बिल में थोड़ी टैली में एंट्री करने जाएगा कोई, या छोटा धंधे वाला है वो बोलेगा ये सब कौन करेगा, तो उन उस केस में क्या आपको डायरेक्टली जीएसटी की वेबसाइट पे डाल देने का। ठीक है, तो मैं आपको एक जीएसटी की वेबसाइट पे लॉगिन करके कैसे डालते हैं वो बताता हूँ अभी, समझ गए ना। तो देखो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है यहाँ पे जाके, उसका जो भी आपको वो याद हो क्या बोलते हैं आईडी और उसका पासवर्ड यहाँ पे लिखना है, लॉगिन करना। देखो आ गया, राम प्रवेश सिंह क्षत्रिय। मंथली भरते हैं, कौन सी लास्ट डेट है, 11 दिसंबर दी हुई है, इसकी लास्ट डेट दी हुई है 20 दिसंबर। पता चल रहा है ना आप लोग, ठीक है। ग्रीन मतलब ये सब भरे हुए हैं, और ये मतलब भरने के आ गए अभी, क्लियर। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा रिटर्न डैशबोर्ड में, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, अपने 25-26 का भर रहे हैं, Q3 का, नवंबर महीने का, तो नवंबर सिलेक्ट करेंगे, सर्च। देखो ये सारे रिटर्न आ गए। पहला आया GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B और GSTR 2A। ठीक है, 2B और 2A है ना, वो खाली चेक करने के लिए ही है, मतलब वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, 3B भी बाद में बताऊंगा, पहले 1 समझते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, GSTR 1। प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब क्या होता है, जो वो टैली वाला मैंने बताया ना वो वाला ऑफलाइन आता है। मतलब देखो प्रिपेयर ऑफलाइन में मैं गया, चूज फाइल, टैली में से जो फाइल बनी ना, जेसन फाइल बनती है। कौन सी फाइल बनती है, जैसे जेपीजी बनती है, पीडीएफ एक फॉर्मेट है, एक्सेल एक फॉर्मेट है, ऐसे जेसन एक फॉर्मेट है। तो टैली में से वो फाइल डायरेक्टली आप इधर अपलोड कर सकते हो। यहाँ तो क्या करते हैं बहुत सारे सीए लोग, क्या करते हैं बहुत सारे सीए लोगों को टैली ही नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास अलग खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इजी सॉफ्टवेयर। क्योंकि होता क्या है, हर क्लाइंट के पास टैली नहीं है। हो सकता है कि भी आपका कपड़े का काम है, मतलब वो अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें वेस्टेज वगैरह होता है ना, ये सब होता है। हर इंडस्ट्री का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री उसका अलग सॉफ्टवेयर चलता है, बैंक में अलग सॉफ्टवेयर चलता है। तो सीए लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे इजी सॉफ्टवेयर एक है, वो यूज करते हैं। अब वो क्या करेगा, टैली का डेटा लेके पहले अपने खुद के सॉफ्टवेयर में डाल देगा, फिर सॉफ्टवेयर क्या बताएगा इसमें कोई गड़बड़ है कि नहीं है, वो बताएगा। पता चल रहा है, फिर वो डेटा इधर अपलोड कर दो। टैली में से डायरेक्ट भी होता है, जिसको जैसा फाता है। जैसे मान लो कोई लोग जीमेल यूज करते, कोई लोग याहू यूज करते, कोई गूगल यूज करता है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर, अभी तो नहीं चलता है पर पहले चलता था। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। लिखा है ना देखो जेसन फाइल, यानी टैली में आपको क्या करना है, वो सेल्स की एंट्री कर दी, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी, सब एंट्री कर दी। वहां से सीधा डिस्प्ले में जाओगे, स्टेटरी रिपोर्ट में जाओगे ना, तो उधर जीएसटी आ जाएगा। वहां से GSTR 1 की फाइल निकाल देने की जेसन, और यहाँ पे सीधा अपलोड, काम खत्म। 2 मिनट में हो जाएगा। कितनी मिनट में, पर एंट्री होनी चाहिए सही। और टैली में ऊपर ऑप्शन भी आता है मिसमैच का, वो खुद ही बताएगा कि गलत है कि सही है। कि कोई आपने मान लो हो सकता है पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं डाला हो,
होता है ना, वो आपको टैली बता देगा। अब हम सीखेंगे ऑनलाइन। क्यों ऑनलाइन सीखेंगे? क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एक चीज कहां पे क्या आनी चाहिए। पता चला? ये आ गया फॉर्म पूरा। अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना तो यहां पे सीधा टिक कर दो कि भाई नील। ओके, नील करके नील करके सीधा जाने दे सकते। पता चला कि नहीं? क्लियर? एक मिनट। ओके, हाँ ये मैंने ये नील सिलेक्ट इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने किसी और बैच को भी बताया था ना, तो इधर ऑलरेडी मैंने भरा हुआ है, देखो। इसके लिए नील सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देखो इधर भरा हुआ है ना मैंने। ये डिलीट कर देता हूँ। अब कुछ नहीं, अब सिलेक्ट हो गया। हो गया ना अभी सिलेक्ट? ठीक है। अगर नील रिटर्न भरना, नील मतलब आपकी कोई सेल्स नहीं है, तो यहाँ पे नील सिलेक्ट कर देना है और प्रोसीड कर देना। यानी आपको जीएसटी में नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। आप ऐसा बोलोगे कि मेरा तो कोई सेल ही नहीं है, मैं रिटर्न क्यों भरूँ? ऐसा नहीं है। कंपलसरी आपको नील रिटर्न तो भरना ही है, वरना लेट फी लगेगी 20 रुपए रोज की। CGST लगेगा आधा, SGST आधा, 10-10 रुपए लगेगा। और अगर आपकी मान लो सेल्स है और आप तो भी रिटर्न लेट भर रहे हो तो 50 रुपए रोज का दंड लगेगा। तो रिटर्न तो जीएसटी में नंबर सेल्स है कि नहीं है फाइल करने का, अगर जीएसटी नंबर है तो फाइल करना पड़ेगा। पता चला? अब इसमें 13 पेज है। कितने पेज है? 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये पूरा फॉर्म है। ये क्या है? पूरा GSTR1 का फॉर्म है। तो सबसे पहले हम जाएंगे B2B इनवॉइस, सबसे पहले समझेंगे। ओके, अब यहां पे हम करेंगे ऐड रिकॉर्ड। अब पहले ये समझो कि जीएसटी में सेल्स, जीएसटी में जो फॉर्म में ना सेल्स कितने पार्ट में डिवाइड की गई है। तो देखो जीएसटी में सेल्स है ना 4 पार्ट में डिवाइड की। पहली B2B, दूसरी B2C लार्ज, तीसरी एक्सपोर्ट, चौथी B2C अदर्स। यानी आपको 4 समझनी है सेल्स। पहली कौन सी है? B2B। फिर आएगी B2C लार्ज, फिर B2C अदर्स, फिर आएगी एक्सपोर्ट। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है सेल्स। अब B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? अब B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। पर दोनों में फर्क क्या होता है? फुल तो फॉर्म क्या है कि लगेगा उसमें जीएसटी का है। बिल्कुल सही। जैसे आप मान लो कि कुछ खरीदने गए, आप मान लो एसी लेने के लिए गए विजय सेल्स में। अब विजय सेल्स के पास तो अपना जीएसटी नंबर होगा ही, पर आपके पास है जीएसटी नंबर? नहीं है, तो आप अपना जीएसटी नंबर नहीं दोगे क्योंकि है ही नहीं। वो हो गया B2C, हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। पर मान लो आप जैसे फ्यूचर पाथ लेने गया, फ्यूचर पाथ ने अपना जीएसटी नंबर उधर दिया, तो वो क्या हो गया? B2। पता चला दोनों में फर्क? यानी आप कुछ खरीदने जा रहे हो और अपना जीएसटी नंबर दे रहे हो तो वो हो जाएगा B2B, नहीं दे रहे हो तो वो हो जाएगा B2। जैसे ये बिल्स है ना, इसमें देखो थोड़े बिल्स में है ना, जैसे आप देखोगे ना,
जैसे देखो इसमें ये बिल देखो, एक बार ले लो, एक बार एक ही बिल ले लो। इसमें देखो जिसको बेचा है ना उसका जीएसटी नंबर नहीं लिखा है। मारुति वाले ने, मारुति सेल्स है, उसने देखो बेचा है, तो सामने वाला का जीएसटी नंबर है, नहीं है, नहीं लिखा है ना, तो वो क्या हो गया, B2C हो गया। क्या हो गया, इस वाले में देखो है, तो ये हो गया B2B। पता चला, जिसको हम बेच रहे हैं ना उसका जीएसटी नंबर देखना है। ओके, अब आपको क्या करना है, B2C में भी दो है। B2C में एक लार्ज है और एक अदर्स है। तो लार्ज में क्या आता है और अदर्स में क्या आता है? 50 के ऊपर। नहीं, उन्होंने बोला दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो वो लार्ज होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि IGST लगा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन 1 लाख से ज्यादा का बिल होना चाहिए। जैसे देखो इधर लिखा हुआ है, वैल्यू इज मोर देन ₹1 लाख लिखा है ना। पहले ये 2.5 लाख था, अभी 1 लाख कर दिया है। तो पहली कंडीशन है IGST लगा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है बिल कितने से ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, लार्ज, वरना वो क्या हो गया, अदर्स। जैसे मान लो कि आप अहमदाबाद से बड़ौदा माल बेचते हो, और वो 2.5 लाख का बेचा आपने, तो वो क्या हो गया, लार्ज हुआ कि अदर्स हुआ, अदर्स हुआ। क्योंकि भले 2.5 लाख का माल बेचा है, पर IGST कहाँ लगा, C और S लगा ना। पता चला। मान लो आपने अहमदाबाद से मुंबई का माल बेचा और 40,000 का बेचा, तो IGST लगा, अदर्स में आएगा, क्योंकि 1 लाख से कम है। IGST तो लगा, पर बिल अमाउंट कितनी है, 40,000। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन पूरी होगी तो ही लार्ज में आएगा, वरना किधर आएगा। पता चल रहा है ना। और एक्सपोर्ट मतलब आपने इंडिया के बाहर बेचा है, वो एक्सपोर्ट आएगा। अब आपको क्या करना है, अब अपने ना एक मैं एक्सेल फाइल बनाता हूं, ठीक है, बिल वाइज। हम फिर एक एक बॉक्स में डालेंगे। पहले एक्सेल फाइल कैसे बनती है वो देखनी है, जो हम सीए को देंगे। देखो वो तो टैली में से डायरेक्टली बन जाएगी, टैली में से डायरेक्टली बन जाएगी। पर अगर मान लो आप टैली यू, आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आया, जैसे ये एक क्लाइंट है मेरा, वो टैली में एंट्री नहीं करवाता है, छोटे व्यापारी लोग टैली में एंट्री करवाते, तो उस केस में, क्योंकि वो ही क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं, बड़ा क्लाइंट तो डायरेक्ट आपके पास आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले उसको एक्सेल में बना दो ऐसे, डेट डाल दी, ठीक है, फिर सामने वाले का इनवॉइस नंबर डाल दो, फिर जीएसटी नंबर है कि नहीं है वो लिखो, अगर है, ठीक है, कि नहीं है वो लिखना है। स्टेट, कौन सा स्टेट में माल बेचा, वो टैक्सेबल वैल्यू कितनी अमाउंट पे माल बेचा है, CGST कितना लगा है, SGST कितना लगा है, IGST कितना लगा है, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, ठीक है, HSN कोड क्या है, और क्वांटिटी क्या है, ठीक है, ये लिखना है। इतना आपको बनाना है। अब जैसे डेट है, मान लो आपने, अभी हम नवंबर महीने का भर रहे हैं, तो मान लो 1 नवंबर को आपने माल बेचा, तो बिल नंबर क्या था, मान लो 25 नंबर का था। ये ऐसे इसमें से बनाने का, इसमें ये पूरा बिल वो आपको देगा,
ये बिल आपको देगा ना, उसमें से आपको बनाना है। क्लियर? फिर उसका जीएसटी नंबर है कि नहीं है, मान लो नहीं है, तो कौन से स्टेट में माल बेचा, मान लो गुजरात में बेचा एग्जांपल। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, मान लो 1.5 लाख। सीजीएसटी कितना लगा, मान लो 9%। एसजीएसटी कितना लगा, 9%। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या हो गया, एचएसएन कोड क्या है, मान लो 8208। क्या क्वांटिटी बेची है, मान लो 50 नंग बेचे। ठीक है, ऐसे सब बिल का आपको एक्सेल में बना देने। अगर आप टैली में एंट्री करते नहीं हैं तो टैली में एंट्री करोगे तो टैली में से डायरेक्ट ये आ जाएगा एक्सेल। क्लियर? मान लो 5/11 को माल बेचा, 26 नंबर का बिल बेचा, ये सामने लगा जीएसटी नंबर है तो स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने का माल बेचा, मान लो 2 लाख का माल बेचा, आईजीएसटी लगा एग्जाम्पल। ठीक है, 18%। कितनी क्वांटिटी, 8208 है, मान लो 45 नंग बेचे एग्जाम्पल। ठीक है, फिर 10/11 को बेचा, 27 नंबर का बिल है, जीएसटी नंबर मान लो नहीं है। कहाँ पे माल बेचा है, महाराष्ट्र में। स्पेलिंग अब मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, महाराष्ट्र लिख देता हूँ खाली। ठीक है, 2.5 लाख का माल बेचा, आईजीएसटी लगा, इसका मान लो एचएसएन कोड था 421462 हो गया। ठीक है, मान लो वापस से महाराष्ट्र को बेचा, अब आपको ये पता चल गया कि इतने 4 बिल मान लो आए थे, अपने 4 ही बिल देखते हैं। हो सकता है 50 बिल हो सकता है 1 ही बिल हो सकता है 5 बिल हो, जितने भी होंगे। अब पहले 25 नंबर का बिल है, क्या उसमें सामने वाले का जीएसटी नंबर है, नहीं है, नो लिखा है ना इधर देखो। तो वो बी टू बी हुआ कि बी टू सी हुआ, बी टू सी। अब बी टू सी में लार्ज हुआ कि अदर्स हुआ, क्यों अदर्स हुआ, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे बी टू सी अदर्स। पता चल रहा है आपको? ठीक है, फिर ये वाला कौन सा आएगा 26 नंबर का, ये आएगा बी टू बी, क्योंकि सामने लगा जीएसटी नंबर है ना, जीएसटी नंबर है सामने लगा तो बी टू बी हो गया। फिर ये वाला ये आएगा बी टू सी लार्ज, क्योंकि आईजीएसटी लगा और 1 लाख से ये आएगा बी टू सी अदर्स। पता चला? क्लियर इतना? अब आपको पता चल गया कि ये क्या किधर जाएगा, तो बस तो वो है ना, क्या बोलते हैं, वो बॉक्स में डाल देना है। यानी आपको पता चल गया बी टू बी वाला इधर आएगा, लार्ज वाला इधर आएगा, एक्सपोर्ट वाला इधर आएगा, अदर्स वाला इधर आएगा। क्लियर? अब एक एक बॉक्स में ओपन करके आपको बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट है? अब यहां पे जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ये ऊपर वाला अपने काम का नहीं है, सीधा यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दो। जैसे मान लो कि इधर माल बेचा है, ये बी टू बी वाला है। ठीक है, तो सामने लगा जीएसटी नंबर, मान लो किसी का जीएसटी नंबर इसका ले लेता हूं मैं, मारुति सेल्स वाले का। हाई जीएसटी लगा हुआ है। देखो ये जीएसटी नंबर डालूंगा ना तो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैंने सेवडी रखा है अंदर, क्या रखा है, सेव रखा। बिल नंबर क्या है, तो बिल नंबर है ये वाला। कौन सा नंबर का बिल है, यहाँ लिखूंगा 26। ठीक है, कौन सी तारीख को माल बेचा है, 5 नवंबर 2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, 2 लाख। पता चल रहा है? स्टेट खुद ही आ जाएगा, सब स्टेट वेट खुद ही आ जाएगा। ठीक है,
अब कौन से परसेंटेज वाला है, तो 18% वाला है, तो 2 लाख है, इधर 36,000 आ गया। ये है टैक्सेबल वैल्यू, ये क्या है, तो टैक्सेबल वैल्यू ये है ना 2 लाख रुपए। पता चला, इसको कर दूंगा सेव, खत्म। ऐसे एक एक बिल आपको सेव करते जाना। डायरेक्ट ऐसे एक्सेल बताइए, वो एक्सेल अपलोड नहीं कर सकते? वो वहां पे ही होती है ना जहाँ पे मैंने बताया आपको, जो ऑफलाइन वाला बताया ना मैंने आपको, Offline वाला। उधर अपलोड होती है। पर उसका एक फॉर्मेट है, ये वाला जो फॉर्मेट मैंने बताया उसमें नहीं अपलोड होगी, उसका फॉर्मेट अलग होता है। वो इजी रहेगा ना, टैली एक में एक से डालना। एक्सेल में करते हैं अरे पर मैं वही तो बोला, अगर मान लो ये कोई नहीं बना रहा है, मतलब टैली बना रहा है तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, पर नहीं बना रहा है तो आप ऐसे करो या फिर वो एक्सेल में बना के करो। टैली यूज नहीं करता, एक्सेल में बनाऊं વધારે બરાબર। વધારું સારું। पर मेरे को क्या सिखाना, तो मैं बताऊं हाँ, कि कैसे होता है, एक एक मेरे को पॉइंट बताना पड़ेगा कि कैसे आया है ये। ठीक है, B2B वाला पता चला, जितने भी B2B वाले हैं ना वो सब इधर ऐड करते हैं। देखो एक ही है ना B2B, तो एक ही आएगा। अब B2C लार्ज वाले में आते हैं, ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इसमें सामने वाले का जीएसटी नंबर नहीं पूछेगा, सामने वाले का जीएसटी नंबर, क्योंकि B2C में सामने वाले का जीएसटी नंबर नहीं है, इसके तो B2C है ना। ठीक है, पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कहाँ पे माल बेचा है। तो देखो यहाँ पे कहाँ माल बेचा है इसने, लार्ज वाला ये रहा, महाराष्ट्र बेचा है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं महाराष्ट्र, सिलेक्ट। ओके, इनवॉइस नंबर क्या है 27, इनवॉइस डेट क्या है 10 नवंबर 2025, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है 2,95,000। पता चला, टैक्सेबल वैल्यू 18% जीएसटी लगा ना, 18% यानी 2.5 लाख हो गया। कर दूंगा मैं से, क्लियर। पता चल रहा है ना, डिलीट करना है तो यहां से डिलीट भी हो जाएगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आपने इंडिया के बाहर माल बेचा है तो इधर डालना है। तो अपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर ही वो जो हमने किया ना वैसा ही इसमें डालना है सेम। इसमें क्या है, पोर्ट कोड और शिपिंग नंबर पूछता है, पर वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि रेड जो है ना वही कंपलसरी है, तो डालने की जरूरत नहीं। इसमें भी सेम, आप इनवॉइस नंबर अगर है तो डाल दो, डेट डाल दो, इनवॉइस वैल्यू डाल दो, सिंपल है नीचे। पता चला, वैसी ही प्रोसेस पूरी करनी है। अब आते हैं B2C अदर्स पे। B2C अदर्स वाले में क्या है, बिल नंबर भी नहीं आता है। देखो B2B में बिल नंबर आता है और सामने वाले का जीएसटी नंबर भी आता है। फिर B2C लार्ज में क्या होता है, बिल नंबर हट, जीएसटी नंबर हट जाता है। फिर B2C अदर्स में क्या होता है, बिल नंबर भी हट जाता है। पता चला क्या बोल रहा हूं मैं, देखो वापिस से B2B में क्या आएगा, बिल नंबर भी आया और सामने वाले का जीएसटी नंबर भी आया। ठीक है, B2C लार्ज में क्या हुआ, बिल जीएसटी नंबर हट गया, खाली क्या रह गया, बिल नंबर। और B2C अदर्स में क्या है, बिल नंबर भी नहीं है, जीएसटी नंबर भी नहीं है। समझ गए, उसमें खाली स्टेट वाइज डाल देना है। क्लियर। तो इधर क्या है, सीधा स्टेट वाइज, कौन से स्टेट में माल बेचा है, तो देखो गुजरात में, कौन गुजरात में बेचा और महाराष्ट्र में बेचा है, B2C अदर्स में। पता चल रहा है कि नहीं, तो गुजरात सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, मान लो गुजरात, जितना भी गुजरात में माल बेचा है तो पूरा गुजरात में, अगर मान लो 5-6 हुए तो टोटल डाल देने का उसमें, उसमें टोटल डालना है, उसमें बिल वाइज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बिल नंबर आता ही नहीं है। तो 1.5 लाख का माल बेचा है,
तो इधर लिखूंगा 1.5 लाख, 18% जीएसटी लगाया तो इधर 18% सिलेक्ट कर दूंगा, आ गया 13,500, 13,500 आ गया ना। एक 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 बिल वाइज डालना है, सभी बिल के टोटल नहीं, इसमें टोटल आएगा टोटल स्टेट वाइज, स्टेट वाइज। हाँ, जितना भी हुआ सेम स्टेट का जितना भी हुआ टोटल ना, सेम स्टेट का टोटल डाल देने का। इसमें बिल वाइज आएगा ही नहीं, क्योंकि बिल नंबर है ही नहीं ना यहाँ पे। पता चल रहा है कि नहीं? सेव कर देते हैं। फिर मान लो महाराष्ट्र में माल बेचा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा महाराष्ट्र। टैक्सेबल वैल्यू आएगी 50,000, IGST लगेगा 18%, हो गया 9,000, सेव। क्लियर हो गए चारों बिल, एंटर। ठीक है। एक बिल और 2 बिल, 4 बिल हो गए। मेन आपका 70% रिटर्न खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नील रेटेड सप्लाई, अगर आपने कोई ऐसी चीज बेची है जो नील रेटेड या एग्जाम या नॉन जीएसटी सप्लाई, तो यहाँ लिखने की। जैसे नील रेटेड में क्या होता है, दूध वगैरह होता है ना, या नॉन जीएसटी सप्लाई में पेट्रोल, अल्कोहल ये सब आता है, वो सब यहाँ पे उनको भी रिटर्न भरना ही पड़ता है जीएसटी का, खाली अमाउंट डालनी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो अपने काम का नहीं है। अब आते हैं क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो किस B2B वाले को माल बेचा और उसने आपको रिटर्न किया, तो वो हो गया क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। वो क्या हो गया, पता चल रहा है? और आपने B2C वाले को माल बेचा, उसने आपको रिटर्न किया, वो हो गया क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, सेल्स रिटर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इधर आप इधर जाएंगे, करेंगे ऐड। ठीक है, मान लो आपने इसको माल बेचा था 26 नंबर का 2,36,000 का। ठीक है, अब उसने आपको रिटर्न किया, उसने क्या किया आपको, ठीक है, तो आपने ऑल्टर FI करके क्रेडिट नोट बनाई होगी, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डालोगे। मान लो इसने रिटर्न किया, मान लो नंबर 2 क्रेडिट नोट बनी। ठीक है, कौन सी तारीख को रिटर्न किया आपने, मान लो 5/11 को बेचा था, तो उसने 18/11 को रिटर्न किया। ठीक है, आपने डेबिट नोट बनाई तो क्रेडिट नोट बनाई, क्रेडिट नोट बनाई। ठीक है, नोट वैल्यू, नोट वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो कितने का माल रिटर्न किया इसने, 2,36,000। हो सकता है पूरा नहीं रिटर्न किया, हो सकता है आधा भी किया हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अपने पूरा समझते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए का बेचा था, 36,000 का रिटर्न किया। क्लियर, तो कर देंगे 6। पता चला? क्लियर। फिर आता है क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अगर आपने B2C वाले को माल बेचा है और उसने रिटर्न किया है, तो इधर आएगा, सेम वैसे का वैसा ही होगा। यहां तक कोई डाउट है, बोलो। अब आते हैं आगे, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। ये है ना, एक्चुअली में क्या है इसमें, अगर आपने कोई सर्विस दी है या आपने माल बेचा है, ये बड़ी कंपनी में ही नॉर्मली काम आता है। बड़ी कंपनियों में क्या होता है, पहले जैसे मान लो कि भाई आप माल, दो चीजें होती, देखो नॉर्मली क्या होता है अपने धंधे में, माल आपने बेचा, फिर आपको पेमेंट 3-4 महीने के बाद मिलती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना, पहले सेल हो रही है, पेमेंट पेमेंट कब आती है, बाद में आती है। पर बड़ी कंपनी में क्या होता है, पेमेंट पहले आती है और है ना माल बाद में बेचते हो लोग।
मतलब अगर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को माल बेचेगी ना तो ऐसा होगा। जैसे मान लो क्रॉम्पटन कंपनी है। अब क्रॉम्पटन बहुत बड़ी कंपनी है। अब उनका जो माल निकलता है ना स्क्रैप वाला, वो उसके लिए स्क्रैप है। पर जो दूसरी कंपनियां है ना छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, उसके लिए वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है उसके लिए। तो क्रॉम्पटन कंपनी क्या करेगी, बोलेगी भाई ये तुम्हारे को चाहिए ना पतरे वगैरह लोखंड के, तो पहले तुम रेट नक्की हो गया, पहले तुम पैसे दो, फिर 3 महीने के बाद मैं तुम्हें माल दूंगा, भाव नक्की हो गया। अब जीएसटी कब लगेगा, तो जीएसटी का नियम है, तो जीएसटी पहले जब पैसे ले लिए ना तभी लग जाएगा, भले माल नहीं बिका हो। समझ रहे हो? तो एडवांस रिसीव्ड क्या हो गया उसको, यानी जो उसने एडवांस में पैसा लिया ना उसको उस पर जीएसटी भर देना पड़ेगा। यानी ये अपने काम का नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया बड़े में ही काम आएगा ये दोनों बॉक्स। क्लियर? अब एच एस एन वाई समरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये तो अभी क्या है 1 जून से, या ये जो डेट गई कौन सी डेट वो मेरे को नहीं पता, ये साल में कंपलसरी कर दिया डालना। ठीक है? अभी देखो इधर आपने कौन सा माल बेचा है, एच एस एन वाइस। तो मान लो आपने 8208 वाला बेचा, तो इधर डाल दो। ठीक है? क्लियर? कितनी क्वांटिटी में बेचा, यानी क्वांटिटी क्या थी, नंबर में बेचा कि पीसीस में बेचा कि लीटर में बेचा, तो अपने मानते नंबर में बेचा। तो 8208 वाला कितना बेचा, 95 बेचा। पता चल रहा है ना? उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, तो 8208 वाले की टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, इतनी थी। ये पहले दोनों 8208 वाले दिख रहा है ना, ये इनकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 3.5 लाख है। क्लियर? कितना टका जीएसटी लगा था, 18%। आईजीएसटी इसमें कितना लगा, 36,000। और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगा, 13,500, 13,500। ये कर देंगे ऐड। क्लियर? ये देखो नीचे ऐड हो गया। फिर दूसरा जो बेचा ना, जैसे 4214, तो ये इधर लिखना पड़ेगा 4214। ऐसा कोई कोड ही नहीं है तो मैंने ऐसे ही लिखा है, दूसरा कोई डाल के देखते, 4013 डाल देता हूँ। ठीक है? क्लियर? किस में बेचा है, मान लो नंबर में बेचा है, कितनी क्वांटिटी बेची, 62 ने 62, 124 क्वांटिटी बेची। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख। ओके? रेट क्या था, 18%। आईजीएसटी लगा है, कितना लगा है, 54,000। सी और एस लगा नहीं है, यह है ना 54,000 इन दोनों का टोटल। ठीक है? कर दूंगा ऐड, हो गया, भी कर दूंगा सेव, खत्म। पर इसमें एक मिस्टेक हमने की, पता है क्या, हमें ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, बी टू बी और बी टू सी। यानी बी टू बी वाला बी टू बी वाले कॉलम में जाएगा, बी टू सी वाला बी टू सी में, हमने दोनों एक ही में डाल दिए, वो गलत है। पता चला? तो ये मुझे करने पड़ेंगे डिलीट, यहाँ से वापस से मैं डिलीट, नहीं तो एडिट हो गया, डिलीट करूंगा, प्रोसीड, ये डिलीट कर दूंगा। पता चला? अब बी टू बी वाला कौन सा है, तो बी टू बी वाला तो ये है, एक ही है। ठीक है? तो इधर लिखूंगा 8208। पता चल रहा है कि नहीं? ठीक है? नंबर में आएगा, क्वांटिटी क्या है, 45। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 2 लाख, 18% लगेगा, 36,000 लगेगा। ऐड,
अब B2C में जाऊंगा, B2C में ऐसे B2C वाला ऐड कर दूंगा, समझ गए ना? क्लियर? तो अब मैं पूरा नहीं डाल रहा हूं, आप समझ जाना क्या किया मैंने। फिर आएगा डॉक्यूमेंट इशूड। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, तो हाँ हमने 4 बिल बनाए। कितने बिल बनाए? तो यहाँ पे ऐड करूंगा डॉक्यूमेंट 25 से लेकर 28 नंबर। टोटल कितने बिल बने? 4। कैंसल एक भी हुआ? अगर मान लो डेबिट नोट बनाई तो यहाँ लिख देने की, क्रेडिट नोट बनाई तो यहाँ लिख देने की। टोटल कोई भी B2B B2C। हाँ सब सब नंबर लिख देने की, कहाँ से कहाँ तक की बने। और ये एक दिन का लिखने का है नहीं, पूरे महीने का। पूरे जब महीने का रिटर्न भरोगे तो महीने का, क्वार्टरली रिटर्न भरोगे तो 3 महीने का। ठीक है? सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यानी अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो यहाँ पे लिखना है। तो अपने केस में है नहीं, ठीक है? तो ये दोनों उस काम के हैं। अब ये होने के बाद हम करेंगे जनरेट समरी। अभी मैं नहीं करूंगा। जनरेट करने के बाद क्या करेंगे हम, टोटल ये वाला जो है ना उधर चेक कर लेंगे। इधर 6,50,000 आता है तो उधर भी 6,50,000 आना चाहिए। ठीक है? ये अमेजोन और ई-कॉमर्स का सब कुछ अलग भरा जाता है? नहीं, भरा तो इधर ही जाएगा, पर इसमें डिटेल डालनी पड़ेगी उसकी। ई कॉमर्स ऑपरेटर की इधर डिटेल डालनी पड़ेगी। डालने का तो उधर ही पूरा, पर फिर इधर भी डालने का। अच्छा, वो तो करने का है हाँ क्या? हाँ, ठीक है? अब करेंगे जनरेट समरी। जनरेट समरी के बाद क्या करेंगे? जनरेट समरी होने के बाद आएगा प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल करोगे ना तो आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देने का, मतलब आपका रिटर्न हो गया खत्म। अब मान लो आपने रिटर्न भर दिया, आपको पता चल गया कि भाई मेरे से ये गलती हो गई। अब क्या करोगे? तो वो गलती आप उस रिटर्न में नहीं सुधार सकते हो। आप नेक्स्ट टाइम जब रिटर्न भरोगे तो वो गलती सुधार सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम रिटर्न भरोगे तो ये खोलने का एमेंड रिकॉर्ड। एमेंड में सारे के सारे बॉक्स आ जाएंगे वापस से, समझे? एमेंडेड में जाऊंगा ना तो मेरे को खाली इधर बिल नंबर डालना है। मान लो कि 20 नंबर का बिल में गलती थी, तो एमेंड करूंगा तो बिल आ जाएगा मेरे सामने। बस वो बिल में सुधारा कर देंगे, इन्हीं जहां पे भी अमाउंट में वगैरह, तो हो जाएगा। पता चला कि नहीं? एक मिनट। આ મને એ જ છે કે મને ઝાંખું દેખાય છે કે બધાને ઝાંખું લાગે. આ નોઝ નંબરનું તો મેં બનાવ્યું હતું બસ. બીજું નંબર માસનું આ જે નાશમાં નાખ્યું ને B2C HSN આમાં શું એ લોકો બનાવતા હતા ને તો બહુ ટાઈમ લાગતો. ठीक है? यहाँ पे और अगर मान लो कि भाई क्या बोलते हैं, अगर अमेंड करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये है GSTR 1। 3B है, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, वो अलग है थोड़ा इसके लिए। ठीक है? यहाँ की डिटेल्स ऑटोमेटिकली 3B में चली जाएगी आपकी, 3 दिन के बाद उधर दिखती है। सेल्स रिटर्न सब उसमें आ जाएगा। तो आज अपने इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे આજે તો શુક્રવાર આવશે ને સુરત જવાનું છે.